एक द्वीप ऐसा है जहां समुद्री लुटेरों द्वारा बनाया गया एक अजीब सा गड्ढा है। ओक द्वीप का अभिशाप। जमीन में बना वह अजीब सा गड्ढा जो रोगन ने ओक द्वीप पर हुई एक नई खोज के बारे में खुलासा किया है, जिससे उस रहस्य में एक और अध्याय जुड़ गया है जिसने 200 से अधिक वर्षों से खजाना खोजकर्ताओं को मोहित कर रखा है। प्रसिद्ध धन गड्ढा, जिसे पहली बार 1795 में खोजा गया था, जब डैनियल मैकिनस अपने दोस्तों के साथ द्वीप की खोज कर रहे थे और इसके रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि हाल ही में हुई एक खोज ने द्वीप के रहस्यों में लोगों की रुचि को फिर से जगा दिया है। जो रोगन के पॉडकास्ट पर हुए इस खुलासे ने ओक आइलैंड को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। और यकीन मानिए, एक बार जब आप सुनेंगे कि उन्हें क्या मिला है, तो आप आखिरी पल तक मंत्रमुग्ध रहेंगे। जो रोगन का खुलासा, उन्होंने असल में क्या कहा था? हाल ही में ऑनलाइन खूब चर्चा हुई जब जो रोगन के शो से बातचीत के कुछ अंश सामने आए, जिनसे ओक आइलैंड के सदियों पुराने रहस्य के बारे में एक अहम जानकारी मिलने का संकेत मिला। विवादित पॉडकास्ट होस्ट की इस चर्चा ने उस किंवदंती में फिर से दिलचस्पी जगा दी है जो भुलाए जाने का नाम नहीं ले रही है। उस महत्वपूर्ण एपिसोड में रोगन ने एक पुरातत्वविद और एक इतिहासकार से बातचीत की, जो औपनिवेशिक काल से पहले की उत्तरी अमेरिकी बस्तियों के विशेषज्ञ थे। 3 घंटे तक तीनों ने उन साक्ष्यों की जांच की जो कुख्यात धन खदान की खोज से बहुत पहले ओक द्वीप पर मानव गतिविधि का संकेत देते थे। लंबी चर्चा के दौरान रोगन ने ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लिखित कलाकृतियों के बारे में गहन प्रश्न पूछे। बातचीत में तब एक दिलचस्प मोड़ आया जब उनके मेहमानों ने हाल ही में खोजी गई वस्तुओं के फोटोग्राफिक सबूत पेश किए। अपनी सच्ची जिज्ञासा के लिए जाने जाने वाले रोगन मेहमानों द्वारा इन खोजों के महत्व को समझाने पर स्पष्ट रुचि के साथ आगे झुक गए। रोगन ने एपिसोड के दौरान टिप्पणी की, इससे ओक द्वीप के बारे में हमारी सारी धारणाएं बदल जाती हैं। वे अपने मेहमानों द्वारा बताई गई बातों से स्पष्ट रूप से चकित थे। इस चर्चा में कलाकृतियों की उत्पत्ति, प्रामाणिकता और ऐतिहासिक संदर्भ का विस्तृत विश्लेषण किया गया। इस एपिसोड को विशेष रूप से दिलचस्प बनाने वाली बात यह थी कि रोगन ने कई दृष्टिकोणों पर विचार करने की तत्परता दिखाई। स्वस्थ संशय बनाए रखते हुए उन्होंने अपने मेहमानों को बिना तुरंत खारिज किए अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जो उनकी साक्षात्कार शैली की एक खास विशेषता है और इसी वजह से उनके लाखों वफादार श्रोता हैं। पूरी बातचीत के दौरान रोगन ने बार बार उन ऐतिहासिक कथाओं का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने वर्जित कथाएं कहा, यानी मानव इतिहास के वे सिद्धांत जो पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं। विशेष रूप से ओक द्वीप के संदर्भ में उन्होंने सवाल उठाया कि कुछ खोजों पर मुख्यधारा का ध्यान कम क्यों गया है। रोगन ने कहा, इस जगह के बारे में कुछ ऐसा है जो लोगों को बेचैन कर देता है। जब भी कोई ठोस सबूत सामने आता है, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या उन अकादमिक पत्रिकाओं में दब जाता है जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। रोगन के सबसे प्रभावशाली बयान 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित थे। पहला, नाइट्स टेम्पलर के प्रतीकों और द्वीप पर पाई जाने वाली संरचनाओं के बीच संभावित संबंध। दूसरे, मनी पिट के निर्माण में उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान के उपयोग के प्रमाण। साथ ही द्वीप की खोज किसने की, इस बारे में ऐतिहासिक अभिलेखों में विसंगतियां। और अंत में, सरकारी एजेंसियों द्वारा निजी उत्खनन प्रयासों में दिखाई गई असामान्य रुचि। स्वाभाविक रूप से रोगन ने इन चर्चाओं को स्थापित तथ्यों के बजाय सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत करने में सावधानी बरती। फिर भी
उनके मंच ने इन विचारों को लाखों दर्शकों तक पहुंचाया, जिनमें से कई लोगों ने एपिसोड प्रसारित होने के बाद अपना स्वयं का शोध करना शुरू कर दिया। रोगन की चर्चा का प्रभाव उनके तात्कालिक दर्शकों से कहीं अधिक व्यापक था। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओक आइलैंड से संबंधित सामग्री की बाढ़ आ गई। रेडिट पर एपिसोड के हर मिनट का विश्लेषण करने वाले थ्रेड्स पर हजारों टिप्पणियां आईं, जबकि ऐतिहासिक रहस्यों को समर्पित यूट्यूब चैनलों के दर्शकों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। इसके अलावा रोगन के पॉडकास्ट का समय ओक आइलैंड में अतिरिक्त खुदाई के लिए नए पुरातात्विक परमिट जारी होने की घोषणा के साथ मेल खाता था। मुख्यधारा के ध्यान और वास्तविक जमीनी घटनाक्रमों के इस संयोग ने रहस्य में अभूतपूर्व रुचि पैदा कर दी। रोगन के प्रभाव को विशेष रूप से शक्तिशाली बनाने वाली बात मीडिया में उनकी अनूठी स्थिति है। प्रति एपिसोड लगभग 11 मिलियन श्रोताओं के साथ उनकी पहुंच कई पारंपरिक समाचार चैनलों से कहीं अधिक है। जब वे किसी विषय में रुचि दिखाते हैं तो वह विषय तुरंत ही विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों के बीच सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जो अन्यथा ऐसे ऐतिहासिक रहस्यों से कभी रूबरू नहीं हो पाते। नोवा स्कोटिया के पर्यटन अधिकारियों ने पॉडकास्ट के बाद के हफ्तों में ओक आइलैंड टूर के बारे में पूछताछ में 30% की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों ने पुरातत्व कार्यक्रमों के लिए आवेदनों में भारी वृद्धि देखी, जिनमें से कई आवेदकों ने अपने व्यक्तिगत विवरण में विशेष रूप से रोगन एपिसोड का उल्लेख किया। इस बातचीत ने कई लोगों को याद दिलाया कि ओक आइलैंड का रहस्य पीढ़ियों से क्यों कायम है। इसमें ऐतिहासिक रहस्य, इंजीनियरिंग की पहेलियां और दफन खजाने का शाश्वत आकर्षण समाहित है। और शायद इन सब के पीछे छिपा असली सवाल यही था, यह रहस्य मिटने का नाम ही क्यों नहीं ले रहा, चाहे कितने ही दशक बीत जाएं। उस जिज्ञासा ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जल्द ही खजाने की खोज करने वालों और इतिहास प्रेमियों की एक नई पीढ़ी आधुनिक तकनीक और उस रहस्य को सुलझाने के नए दृढ़ संकल्प के साथ द्वीप पर लौट आई, जिसे रोगन ने इतिहास की सबसे जटिल पहेलियों में से एक बताया था। और यकीन मानिए, आगे जो कुछ भी होगा उसे अंत तक देखना बेहद दिलचस्प होगा। ओक द्वीप की किंवदंती की उत्पत्ति। ओक द्वीप की आकर्षक किंवदंती 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले शुरू हुई थी, और इसकी खोज के बारे में अलग अलग वृत्तांतों ने एक रहस्य के भीतर एक और रहस्य को जन्म दिया है। हर खजाने की खोज के पीछे एक मूल कहानी होती है जो पीढ़ियों से बदलती रही है और लगभग उतनी ही दिलचस्प हो गई है जितनी कि स्वयं खोज। प्रचलित कहानियों के विपरीत धन के गड्ढों के खोजकर्ता की असली पहचान चौंकाने वाले खुलासे करती है। हालांकि उन्हें अक्सर डेनियल मैकिन्स नाम के एक किशोर के रूप में चित्रित किया जाता है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वे वास्तव में डोनाल्ड मैकिन्स थे, जो 37 वर्षीय स्कॉटिश आप्रवासी थे और 1786 से ही ओक द्वीप पर रह रहे थे। संयोगवश खोज करने वाले मैकिन्स का इतिहास काफी रोचक था। वे एक वफादार थे जो अमेरिकी क्रांति के दौरान सब कुछ खोने के बाद नोवा स्कोटिया भाग गए थे। पहले बहामास में उतरे, जो कभी समुद्री डाकुओं का गढ़ हुआ करता था, और फिर नोवा स्कोटिया में बस गए। यह खोज 1795 में हुई थी। हालांकि मैकिनस ने वास्तव में क्या पाया, इस बारे में अलग अलग मत हैं। अधिकांश विवरणों के अनुसार उन्होंने एक ओक के पेड़ के नीचे जमीन में एक गड्ढा देखा, जिसके पास भारी वस्तुओं को नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पुराना औजार लटका हुआ था। अपने 2 साथियों, जॉन स्मिथ, जो उस जमीन के मालिक थे जहां गड्ढा मिला था, और संभवतः एंथोनी वॉन के साथ उन्होंने उस स्थान पर खुदाई शुरू की।
उन्होंने जो खोजा उसने सदियों से चली आ रही अटकलों को हवा दी। महज 2 फीट नीचे उन्हें पत्थरों की एक परत मिली। जैसे जैसे वे और गहराई तक खोदते गए, उन्हें लगभग हर 10 फीट पर ओक के चबूतरे मिले। गड्ढों की दीवारों पर औजारों के निशान दिखाई दे रहे थे और मिट्टी आसपास की मिट्टी की तुलना में काफी ढीली लग रही थी। अंततः वे लगभग 30 फीट तक खुदाई करने में सफल रहे और फिर थकावट या कुछ विवरणों के अनुसार अंधविश्वास के डर से खुदाई बंद कर दी। यह कहानी 1802 के आसपास तब और प्रसिद्ध हुई जब ऑन्स्लो कंपनी ने छिपे हुए खजाने की खोज में पहला संगठित अभियान चलाया। उन्होंने लगभग 90 फीट तक खुदाई जारी रखी, जहां उन्हें नियमित अंतराल पर लकड़ी के चबूतरे, कोयले की परत और सबसे आश्चर्यजनक रूप से नारियल के रेशे मिले। यह बात विशेष रूप से विचित्र थी क्योंकि नोवा स्कोटिया से 900 मील के दायरे में कहीं भी नारियल नहीं उगते। शायद सबसे दिलचस्प खोज 90 फुट की गहराई पर मिली एक रहस्यमयी आकृति से खुदी हुई शिला थी। यह शिला उस किंवदंती का केंद्र बन गई जो लगातार विकसित हो रही थी। 1860 के दशक में डलहौजी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कथित तौर पर इन चिन्हों का अनुवाद एक सांकेतिक संकेत के रूप में किया, जिसका अर्थ था 40 फुट नीचे 20 लाख पाउंड दबे हुए हैं। 1970 के दशक में एक अन्य अनुवाद ने इसे कॉप्टिक ईसाई चेतावनी के रूप में व्याख्यायित किया। ऑन्स्लो की टीम ने 98 फीट तक खुदाई जारी रखी, जहां उन्हें कथित तौर पर एक खोखले बर्तन जैसी ध्वनि सुनाई दी, जिसे खजाने की तिजोरी माना जा रहा था। शाम को काम बंद करने के बाद वे अगली सुबह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि गड्ढा 60 फीट पानी से भरा हुआ था, जिससे जाहिर तौर पर किसी प्रकार का जाल सक्रिय हो गया था। बाढ़ ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1805 में कंपनी का विघटन हो गया। उल्लेखनीय रूप से इन घटनाओं का पहला प्रकाशित विवरण प्रारंभिक खोज के 60 वर्षों से अधिक समय बाद अक्टूबर 1857 तक सामने नहीं आया, जब लिवरपूल के एक दस्तावेज में ओक द्वीप पर कैप्टन किड के खजाने की खुदाई कर रहे एक समूह का उल्लेख किया गया। इसके बाद 1862 में एंथोनी वॉन की यादें दर्ज की गईं, जिससे यह वृत्तांत जनमानस में पुख्ता हो गया। 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न कंपनियों ने खुदाई के प्रयास किए, जिनके परिणाम लगभग एक जैसे रहे। आशाजनक खोजों के बाद रहस्यमय बाढ़ आ जाती थी। 1849 में स्थापित ट्रूरो कंपनी ने बाढ़ के स्तर से नीचे से नमूने एकत्र करने के लिए घोड़े से चलने वाले पॉड ओंगर का उपयोग किया और कथित तौर पर लकड़ी के टुकड़े, धातु के ढीले टुकड़े और संभवतः सोने की चेन की कड़ियां भी बरामद की। इस किंवदंती के लगातार बने रहने के कारण 1861, 1866, 1893, 1909, 1931, 1935, 1936 और 1959 में भी इसी तरह के अभियान चलाए गए। हर प्रयास ने कहानी में नए तत्व जोड़े, जिनमें जटिल बाढ़ सुरंग प्रणालियों के सिद्धांतों से लेकर टेम्पलर्स, फ्रीमेसन्स और समुद्री डाकुओं के खजाने से संबंध शामिल थे। 20वीं शताब्दी तक ओक द्वीप ने फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट सहित कई प्रमुख हस्तियों को आकर्षित किया, जो ओल्ड गोल्ड साल्वेज ग्रुप के सदस्य थे। द्वीप के रहस्यों ने व्यापक जन ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 1928 में
न्यूयॉर्क के एक समाचार पत्र में एक विशेष लेख और 1965 में रीडर्स डाइजेस्ट में एक लेख शामिल था। 2 शताब्दियों से अधिक समय में एक साधारण खोज के रूप में शुरू हुई घटना दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गई है, जिसने इसकी उत्पत्ति के बारे में अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिनमें समुद्री डाकुओं का खजाना, धार्मिक कलाकृतियां और प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटनाएं शामिल हैं। यहां एक 100 शब्दों का मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया एक परिचयात्मक वाक्य है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है और उन्हें उपशीर्षक 5 खोज की ओर सहजता से ले जाता है। और शायद इन सब के पीछे छिपा असली सवाल यही था, आखिर एक बातचीत में लोगों को इतना झकझोर देने की शक्ति क्यों होती है? यहीं पर समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काम आती है, क्योंकि यह ठीक ठीक समझाती है कि जो रोगन की हालिया चर्चा ने दुनिया भर में लोगों को झकझोर कर रख दिया। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वे कड़ियों को जोड़ रहे हैं, पुराने रहस्यों को फिर से कुरेद रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और किन बातों को नजरअंदाज किया गया है। और जब आपको लगता है कि कहानी इससे ज्यादा पेचीदा नहीं हो सकती, तभी एक नया मोड़ आ जाता है। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि लॉट 5 की खोज पूरी बातचीत को ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लॉट 5 डिस्कवरी। लॉट 5 की खुदाई ने ओक द्वीप के रहस्य की समय रेखा को नाटकीय रूप से बदल दिया है, जिससे ऐसे ठोस प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि कहानी पहले की सोच से कहीं अधिक पहले शुरू हुई थी। द्वीप के अन्य हिस्सों में बिखरे हुए अवशेषों के विपरीत लॉट 5 से कलाकृतियों का एक सघन संग्रह प्राप्त हुआ है, जो इस बारे में एक सुसंगत कहानी बताता है कि वहां कौन रहा होगा और क्यों। लॉट 5 की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक 13 फीट व्यास का एक गोलाकार गड्ढा है, जो 1795 में खोजे गए मूल धन गड्ढे के बताए गए आकार से बिल्कुल मेल खाता है। समुद्र तट के पास स्थित यह संरचना द्वीप की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है। इसके अलावा टीम ने एक आयताकार नींव का पता लगाया, जिसे पुरातत्वविदों ने जानबूझकर किसी द्वारा दफनाए जाने का संकेत दिया। यह केवल परित्यक्त नहीं थी, बल्कि जानबूझकर छिपाई गई थी, जिससे पता चलता है कि जिसने भी इसे बनाया था वह अपनी उपस्थिति के सबूतों को छिपाना चाहता था। मुझे पूरा विश्वास है कि वह पदार्थ जो भी उसके भीतर समाहित था कहीं अधिक गहराई में डूब गया है। किस दिशा में और किस ओर, यह हम नहीं जानते। इस क्षेत्र से बरामद कलाकृतियां एक और भी रोचक कहानी बयां करती हैं। पहला, लगभग 300 ईसा पूर्व का एक रोमन आधा सिक्का, जिसे गैरी ड्रेटन और रिक लैगिना ने लॉट 5 के केंद्र के पास से खोजा था। दूसरा, गोलाकार गड्ढे के पास मिला एक घुमावदार किनारों वाला विनिमय चिन्ह। साथ ही आर्सेनिक युक्त कांस्य से बना एक व्यापारिक वजन, जो एक धातु यौगिक है जिसका उपयोग 1500 ईस्वी के बाद बंद हो गया था, जिससे यह कलाकृति कम से कम 500 वर्ष पुरानी हो जाती है। गोलाकार गड्ढे के भीतर 18वीं शताब्दी के आरंभिक काल के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी मिले। अंत में बंदूक से संबंधित कलाकृतियां, जिनमें 17वीं शताब्दी की मस्कट गोलियां और राइफल रैमरोड गाइड शामिल हैं। विशेष रूप से पुरातत्व दल ने लॉट 5 पर गड्ढे की संरचना से जुड़ा एक कांच का मनका खोजा। इसकी निर्माण प्रक्रिया, आकार और सजावट के आधार पर यह विशेषज्ञों द्वारा टाइप 2 B31 के रूप में वर्गीकृत किया गया प्रतीत होता है।
जो 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच के स्थलों में पाया जाने वाला मन का है। इन खोजों का सबसे क्रांतिकारी पहलू इनकी आयु है। लॉट 5 पर मिली कलाकृतियां, विशेष रूप से बंदूक के पुर्जे, बटन और 17वीं शताब्दी के कांच और मिट्टी के बर्तनों के समूह, लगातार 1620 से 1680 के बीच की हैं। यह स्थान ओक द्वीप पर कम से कम 1 शताब्दी पहले से मानव गतिविधि का प्रमाण है। इससे पहले कि डैनियल मैकिनेस और उनके दोस्तों ने कथित तौर पर 1795 में मनी पिट की खोज की थी। इससे पहले मनी पिट को ओक द्वीप रहस्य का आरंभिक बिंदु माना जाता था, लेकिन ये नई खोजें कुछ बिल्कुल अलग ही संकेत देती हैं। मनी पिट तो बस एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा था जो लॉट 5 पर शुरू हुआ था। कई कलाकृतियों के डेटिंग में एक रूपता इस बात का पुख्ता सबूत देती है कि यह कोई आकस्मिक गतिविधि या बाद में हुआ प्रदूषण नहीं था। स्थायी संरचनाओं की मौजूदगी एक संक्षिप्त यात्रा के बजाय एक निरंतर कब्जे का संकेत देती है। द्वीप पर कब्जा करने वाले लोग सुसंगठित और सुसज्जित थे और अपने साथ हथियार, औजार और लंबे समय तक रहने के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुएं लाए थे। लॉट 5 की खोजों का शायद सबसे दिलचस्प पहलू नाइट्स टेम्पलर से उनका संभावित संबंध है। सर्कुलर डिप्रेशन के पास मिले सीसे के विनिमय चिह्न का लेजर एब्लेशन परीक्षण किया गया, जिससे पता चला कि यह 2017 में स्मिथ्स कोव में खोजे गए 14वीं शताब्दी के फ्रांसीसी सीसे के क्रॉस से संबंधित हो सकता है। खुदाई में मिली एक और दिलचस्प बात यह है कि खुदाई करने वाली टीम को 2 अलंकृत बटन मिले हैं, जिनका संबंध 17वीं शताब्दी के माल्टा के शूरवीरों नामक धार्मिक संगठन से हो सकता है। यह संगठन पुर्तगाली नाइट्स ऑफ क्राइस्ट की तरह 1307 में आधिकारिक रूप से भंग होने के बाद नाइट्स टेम्पलर से उत्पन्न हुआ था। वर्तमान में टेम्पलर्स और ओक द्वीप के बीच संबंध मुख्य रूप से द्वीप पर पाए गए प्रतीकों और विशेष रूप से एक सीसे के टेम्पलर क्रॉस पर आधारित है, जिसे मध्ययुगीन काल का और फ्रांसीसी मूल का माना जाता है। जबकि संशयवादी बताते हैं कि टेम्पलर्स की हेकोअर्ट्स की अधिकांश संपत्ति भूमि में थी, जिसे राजशाही ने जब्त कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके प्रभाव के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या पवित्र भूमि से प्राप्त खजाने जब्ती से बच गए होंगे। लॉट 5 से मिले पुरातात्विक साक्ष्य इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि एक अत्यंत संगठित समूह, संभवतः नाइट्स ऑफ माल्टा या टेम्पलर वंश से संबंधित कोई अन्य संगठन 16,000 के दशक में इस छोटे से द्वीप पर आया था। वे यहां से गुजरने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक स्थायी कार्यक्षेत्र स्थापित किया था, जो एक व्यापक गुप्त परियोजना का हिस्सा प्रतीत होता है। सदियों के अन्वेषण और अटकलों के दौरान ओक द्वीप के रहस्यों के बारे में कई प्रमुख सिद्धांत बने रहे हैं, जो वैज्ञानिक जांच के बावजूद लुप्त होने से इनकार करते हैं। ये चिरस्थायी व्याख्याएं शोधकर्ताओं को लगातार आकर्षित करती रहती हैं, और जो रोगन की हालिया चर्चा के बाद इनमें से प्रत्येक पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। सबसे प्रचलित सिद्धांतों में से एक यह है कि ओक द्वीप में नाइट्स टेम्पलर द्वारा छिपाए गए खजाने हैं। यह शक्तिशाली संगठन 1129 से 1312 के बीच सक्रिय था और अपने पतन से पहले यूरोप के सबसे धनी संगठनों में से एक बन गया था।
जब फ्रांस के राजा फिलिप चतुर्थ, जो टेम्पलर्स के भारी ऋणी थे, ने शुक्रवार 13 अक्टूबर 1307 को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिसके बाद पोप के एक फरमान में उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया, तो किंवदंती के अनुसार कई शूरवीर स्कॉटलैंड भाग गए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये भागते हुए टेम्पलर्स अपने साथ अमूल्य धार्मिक कलाकृतियां ले गए थे, जिनमें मोंटसागुर किले में स्थित उनके अभयारण्य से पवित्र ग्रेल भी शामिल था। माइकल ब्रैडली की पुस्तक होली ग्रेल अक्रॉस द अटलांटिक इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसके विपरीत आलोचकों का कहना है कि टेम्पलर्स के जहाज से यूरोप भागने का कोई ठोस दस्तावेजी सबूत नहीं है। केवल एक शूरवीर से यातना देकर निकलवाई गई एक पंक्ति ही है, जिसे उसने स्वयं अफवाह माना है। फिर भी यह सिद्धांत कायम है, खासकर तब जब शोधकर्ता जेना हालपर्न ने दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो टेम्पलर्स को उत्तर पूर्वी अमेरिका के ओक के पेड़ों वाले एक द्वीप से जोड़ते हैं। संदूक के संबंध में, विशेष रूप से संदूक के संदर्भ में, संदूक से जुड़ाव 1990 के दशक में ही सामने आया, जब पवित्र ग्रेल से जुड़े इसके पूर्व संबंधों को प्रतिस्थापित किया गया। जेना हालपर्न के मानचित्र पर चिह्नित सभी स्थानों, जिनमें हैच वाल्व आदि दर्शाए गए हैं, हमने उन सभी स्थानों का अध्ययन किया है, लेकिन निर्णायक रूप से नहीं। हाल के शोध से पता चलता है कि ओक द्वीप पर दलदल की शुरुआत 1220 ईस्वी में हुई थी, जो संभवतः टेम्पलर गतिविधियों से संबंधित है। एक और दिलचस्प सिद्धांत यह बताता है कि ओक द्वीप में खोई हुई पांडुलिपियां मौजूद हैं, जो यह साबित करती हैं कि सर फ्रांसिस बेकन ने शेक्सपियर के नाम से जानी जाने वाली रचनाएं लिखी थीं। यह परिकल्पना इस तर्क पर आधारित है कि शेक्सपियर की साधारण पृष्ठभूमि के कारण उनमें शिक्षा, शाही दरबार की आंतरिक जानकारी और शिष्टाचार की समझ की कमी थी, जो उनके प्रसिद्ध नाटकों को लिखने के लिए स्वर्ण आवश्यक थी। यह संबंध तब और मजबूत हुआ जब टीम के सदस्य क्रेग टेस्टर ने यह सवाल उठाया कि क्या द्वीप पर मिली एक किताब की जिल्द शेक्सपियर की खोई हुई पांडुलिपियों से संबंधित हो सकती है। पेनलेरी ने अपनी 1953 की पुस्तक दी ओक आइलैंड एनगमा में यह प्रस्ताव रखा कि इस गड्ढे का उपयोग शेक्सपियर की रचनाओं के लेखक के रूप में बेकन की भूमिका को दर्शाने वाली पांडुलिपियों को छिपाने के लिए किया गया था। अधिकांश शेक्सपियर विद्वान इन दावों को खारिज करते हैं, यह कहते हुए कि शेक्सपियर के जीवन काल में या उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक किसी ने भी उनकी रचनाओं के लेखक होने पर सवाल नहीं उठाया। फिर भी समर्थकों का कहना है कि यदि बेकन ने ओक आइलैंड पर अपनी रचनाओं के लेखक होने का प्रमाण देने वाली पांडुलिपियां छिपाई थीं, तो ऐसे साक्ष्य साहित्यिक जगत को झकझोर देंगे और अंग्रेजी भाषा के इतिहास के एक बड़े हिस्से को फिर से लिख देंगे। शायद सबसे पुराना सिद्धांत यह है कि ओक द्वीप में समुद्री डाकुओं का खजाना छिपा है, खासकर कप्तान विलियम किड का। वास्तव में यह धन के गड्ढे के बारे में सबसे शुरुआती परिकल्पना थी। किंवदंती के अनुसार एक मरते हुए नाविक ने, जिसने किड के साथ यात्रा करने का दावा किया था, बोस्टन के पूर्व में एक एकांत द्वीप पर $4 मिलियन का सोना दफनाने में मदद करने की बात कबूल की थी। हालांकि संशयवादी इस बात पर जोर देते हैं कि किड ने नोवा स्कोटिया के पास बहुत कम समय बिताया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसके पास इतने विस्तृत खजाने को छिपाने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहा होगा। फिर भी समर्थकों का कहना है कि 1699 में बोस्टन में किड की गिरफ्तारी से पहले
उसने कई साल पूर्वी इंडीज में समुद्री डकैती में बिताए थे। संभवतः बंदरगाह लौटने से पहले उत्तर की ओर जाता था, जिससे उसे खजाना छिपाने का भरपूर मौका मिला। किड के अलावा कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि ओक द्वीप लगभग 1625 से एक सामूहिक समुद्री डाकू बैंक के रूप में काम करता था, जिसमें जमैका के पोर्ट रॉयल के समुद्री लुटेरे, जिनमें सर हेनरी मॉर्गन और अन्य शामिल थे, संभवतः इस सुरक्षित स्थान का उपयोग सामूहिक खजाने के भंडार के रूप में करते थे। आलोचकों का कहना है कि समुद्री लुटेरे अपना लूटा हुआ माल बचाकर रखने के लिए नहीं जाने जाते थे। इसके अलावा धन का गड्ढा सैन्य सटीकता और संगठन के प्रमाण दिखाता है, जो समुद्री लुटेरों के अभियानों में आमतौर पर नहीं देखने को मिलता है। फिर भी समुद्री लुटेरों का सिद्धांत ओक द्वीप की लोक कथाओं में मजबूती से बसा हुआ है, और ब्लैक बियर्ड का यह दावा कि उसने खजाना ऐसी जगह दफनाया है जहां शैतान और मेरे अलावा कोई उसे नहीं ढूंढ सकता, सदियों से खजाना खोजने वालों को उत्सुक बनाए हुए है। खोज में प्रौद्योगिकी की भूमिका। ओक द्वीप के रहस्यों की खोज फावड़े और कुल्हाड़ी से शुरू होकर अत्याधुनिक वैज्ञानिक विधियों से युक्त एक उच्च तकनीकी खजाने की खोज में तब्दील हो गई है। आधुनिक खोजकर्ता अब उन्नत उपकरणों का उपयोग करके धरती के नीचे झांकते हैं, जो द्वीप के पहले खजाने की खोज करने वालों के लिए जादू जैसा लगता होगा। उन्नत इमेजिंग तकनीकों ने ओक द्वीप के रहस्यों की खोज करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) एक भूमिगत स्कैनर के रूप में कार्य करता है, जो जमीन में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो वस्तुओं से टकराने पर वापस लौट आती है। यह तकनीक बिना खुदाई किए जमीन के नीचे की संरचना का मानचित्रण करने में अमूल्य साबित हुई है। एक विशेषज्ञ सूत्र के अनुसार जीपीआर कुछ इंच से लेकर हजारों फीट तक की गहराई माप सकता है, और इस प्रभावशाली क्षमता ने अन्वेषण टीमों को अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई तक खोज करने में सक्षम बनाया है। इस तकनीक का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने दलदल के नीचे छिपी हुई सड़कों का पता लगाया है, जिससे ऐसे रास्ते सामने आए हैं जो प्राकृतिक निर्माण के बजाय जानबूझकर किए गए निर्माण का संकेत देते हैं। उन्होंने ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित मानव निर्मित खंभों के गड्ढे भी पाए हैं, जो उन संरचनाओं या चिन्हों की ओर इशारा करते हैं जो कभी सटीक क्रम में खड़े थे। इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि जीपीआर स्कैन से मनी पिट क्षेत्र के पास चलने वाली अज्ञात सुरंगों का पता चला है, जिससे यह सवाल उठता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया गया, और सतह के नीचे गहराई में कौन से रहस्य अभी भी दबे हुए हैं। जीपीआर के साथ साथ सोनार तकनीक विशेष रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। लक्षित क्षेत्रों में उतारे जाने पर सोनार ध्वनिक ऊर्जा संकेतों को प्रसारित और प्राप्त करता है, जिससे जलमग्न वातावरण की उच्च परिभाषा छवियां प्राप्त होती हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण में 235 फीट की गहराई पर स्थित 10x बोरहोल में उतारे गए साइड स्कैन सोनार हेड ने एक मानव निर्मित संदूक जैसी आकृति, 2 अतिरिक्त सुरंगों और संभवतः एक मानव शरीर की उपस्थिति का पता लगाया। इसके अलावा प्रोहॉक एआई जैसी वीडियो संवर्धन तकनीकों ने धुंधले पानी के भीतर की स्थितियों में दृश्यता में काफी सुधार किया है। प्रोहॉक द्वारा रूपांतरित फुटेज को देखकर मार्टी लैगिना की प्रतिक्रिया बस वाह थी, क्योंकि समुद्र के पानी से भरी सुरंगों से धुंधली और अंधेरी छवियां एकदम स्पष्ट हो गईं। इस बेहतर दृश्यता के कारण नई कलाकृतियों की खोज हुई
जो मूल मणिपिट के स्थान का सटीक पता लगाने में सहायक हो सकती हैं। ओक द्वीप पर इस्तेमाल की गई सबसे क्रांतिकारी तकनीक शायद म्यूऑन टोमोग्राफी है, जो ब्रह्मांडीय विकिरण का उपयोग करके पृथ्वी का एक्स-रे स्कैन करती है। वैंकूवर स्थित आइडियन टेक्नोलॉजीज ने अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके द्वीप पर अपना खोज मंच स्थापित किया है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे एक्स-रे जैसी इमेजिंग प्रदान करता है। यह अद्भुत प्रणाली 1 किलोमीटर तक भूमिगत संरचनाओं के 3D घनत्व मानचित्र तैयार करती है। वर्तमान में ओक द्वीप पर स्थित 1 दर्जन से अधिक म्यूऑन डिटेक्टर लगातार आइडियन की प्रयोगशालाओं को डेटा भेज रहे हैं। परिणाम आश्चर्यजनक रहे हैं। म्यूऑन टोमोग्राफी ने मणिपिट क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण भूमिगत लक्ष्यों का पता लगाया है, जिनमें सतह से 65 फीट नीचे एक उच्च घनत्व विसंगति, एक रहस्यमय सुरंग से मेल खाने वाली 112 फीट नीचे एक अन्य विसंगति और 230 फीट भूमिगत एक महत्वपूर्ण उच्च घनत्व विसंगति शामिल है। सबसे रोचक बात यह है कि इसने अलादीन की गुफा नामक एक कम घनत्व वाले खाली स्थान का पता लगाया, जो लगभग 30 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा था और जिससे 20 फीट लंबी एक शाखा निकली हुई थी। तकनीकी क्रांति ने ओक द्वीप को अनुमान के आधार पर खुदाई स्थल से वैज्ञानिक रूप से मानचित्रित अन्वेषण क्षेत्र में बदल दिया है। आज के खजाना खोजकर्ता विश्लेषणात्मक उपकरणों के एक व्यापक समूह का उपयोग करते हैं। इन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं। बोरहोल से लिए गए पानी के नमूनों के भू रासायनिक विश्लेषण में सोने और चांदी की थोड़ी मात्रा पाई गई है, जिसका कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जो सांद्रित निक्षेपों से धातु के क्षरण का संकेत देता है। इतिहासकार चार्ल्स बार्कहाउस बताते हैं कि वे द्वीप पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हर संभव उपयोग कर रहे हैं, और शायद इन सब के पीछे छिपा असली सवाल यही था। अगर इतना कुछ पहले ही उजागर हो चुका था, तो और क्या-क्या चुपचाप छिपा हुआ था? इस सुनियोजित दृष्टिकोण ने सिर्फ ऊपरी तौर पर ही छानबीन नहीं की। इसने भूमिगत असामान्य संरचनाओं, विचित्र भूभौतिकीय संकेतों और गहराई में दबी धातु की वस्तुओं को उजागर किया। साथ ही मानव निर्मित सुरंगों के संकेत भी मिले, जिन्हें पहले के खोजकर्ता कभी खोज नहीं पाए थे। हर नई खोज के साथ रहस्य और गहराता चला गया, मानो कोई पूरी सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहता हो। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि अब मामला सरकारी गोपनीयता के पहलू में प्रवेश करता है। अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सरकारी गोपनीयता का पहलू। लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों के साथ अक्सर षड्यंत्र सिद्धांत जुड़े होते हैं, और ओक द्वीप के रहस्य ने सरकारी रुचि को आकर्षित किया है, जिससे शोधकर्ताओं के बीच संदेह पैदा होता है। खुदाई की तकनीकी चुनौतियों के अलावा कुछ लोगों का मानना है कि शक्तिशाली संस्थाएं जानबूझकर नोवा स्कोटिया के इस दूरस्थ द्वीप पर मिली जानकारियों को छुपा रही हैं। ओक द्वीप के आसपास सरकारी गतिविधियों को लेकर अफवाहें बनी हुई हैं। आगंतुकों और स्थानीय निवासियों ने खुदाई स्थलों के पास बिना नंबर वाली गाड़ियां और कर्मचारियों को देखा है, जिससे खजाने की खोज पर सरकारी निगरानी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इन विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना कठिन है, फिर भी ये द्वीप की आधुनिक पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गए हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि ओक द्वीप में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कलाकृतियां या तकनीकें हो सकती हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि शक्तिशाली संस्थाएं कुछ खोजों को सार्वजनिक जानकारी तक पहुंचने से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं। एक ऐसा विषय जिस पर जो रोगन ने द्वीप के बारे में
अपने पॉडकास्ट चर्चाओं के दौरान बात की थी। यह विचार कि ओक द्वीप के रहस्य कुछ सरकारों को ज्ञात हो सकते हैं, लेकिन जानबूझकर जनता से छिपाए जा रहे हैं, षड्यंत्र सिद्धांतकारों के बीच जोर पकड़ रहा है। इसके समर्थकों का कहना है कि शक्तिशाली संस्थाएं उथल-पुथल से बचने के लिए खोजों को दबा सकती हैं, जैसे कि उन्नत प्राचीन प्रौद्योगिकी के प्रमाण या दुनिया को बदलने वाली कलाकृतियां। यह सिद्धांत सरकारी गोपनीयता प्रथाओं के दस्तावेजी मामलों से मेल खाता है। गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि खुफिया एजेंसियां ऐतिहासिक रूप से गुप्त शोध कार्यक्रमों को छिपाने के लिए सार्वजनिक रूप से खंडन करने की रणनीति अपनाती रही हैं। सरकारी पारदर्शिता के आलोचक उन पैटर्न की ओर इशारा करते हैं जहां एजेंसियां पहले रिकॉर्ड के अस्तित्व से इनकार करती हैं, लेकिन बाद में अपील के बाद उन्हें स्वीकार करती हैं। अपने प्रभावशाली पॉडकास्ट में जो रोगन ने ओक द्वीप के बारे में एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है जो खजाने से जुड़ी पारंपरिक कहानियों को चुनौती देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि धन का भंडार होने के बजाय धन का गड्ढा वास्तव में खजाना खोजने वालों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए बनाया गया एक घातक जाल हो सकता है, और उन्होंने उस मायावी खजाने की तलाश में खोई हुई कई जिंदगियों का हवाला दिया। रोगन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि द्वीप के जाल और बाढ़ की सुरंगें कितनी चतुराई से बनाई गई थीं। संभवतः किसी भी खजाने को निकालना पूरी तरह से असंभव बनाने के लिए। फिर भी उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद इन सुरक्षा प्रणालियों के निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण गलती की हो, एक ऐसी गलती जो शायद किसी दिन किसी को अंततः नीचे छिपे खजाने तक पहुंचने का मौका दे दे। इतिहास के निषिद्ध वृत्तांतों के बारे में उनकी चेतावनियां और कुछ खोजों को मुख्यधारा में कम ध्यान मिलने के सवाल कई श्रोताओं को प्रभावित करते हैं, जो मानते हैं कि सरकारी या संस्थागत ताकतों का कुछ ऐतिहासिक सच्चाइयों को जनता से छिपाए रखने में निहित स्वार्थ हो सकता है। क्या होगा अगर रोगन सही हो? इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि अगर ओक द्वीप की रहस्यमयी गहराइयां धन संपत्ति से परे के रहस्य उजागर करती हैं तो क्या होगा। इसके निहितार्थ केवल धन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ऐसे क्षेत्रों तक फैल सकते हैं जो मानव इतिहास की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। हमने इस सुरंग की रूपरेखा तैयार करने में काफी समय और ऊर्जा लगाई है, और मुझे लगता है कि हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक है। न केवल इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए, बल्कि यह जानने के लिए भी कि यह कहां तक ले जा सकती है। यदि ओक द्वीप की इस पहेली में कोलंबस से पहले के प्राचीन आगंतुकों के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। शोधकर्ताओं ने पहले ही सुझाव दिया है कि रोमन नाविक दूसरी शताब्दी ईस्वी या उससे पहले नोवा स्कोटिया पहुंच चुके होंगे। इस तरह की पुष्टि होने पर अटलांटिक महासागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति के बारे में ऐतिहासिक वृत्तांतों को फिर से लिखना आवश्यक हो जाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात धार्मिक कलाकृतियों की खोज होगी। यदि वाचा के संदूक या प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसी वस्तुएं मिल जाती हैं, तो दुनिया के प्रमुख धर्मों की नींव की अभूतपूर्व रूप से गहन जांच हो सकती है। इसलिए वर्तमान ऐतिहासिक ढांचों में निहित स्वार्थ रखने वाली संस्थाएं इस तरह के खुलासों का विरोध कर सकती हैं। इसी संदर्भ में रोगन ने कथित तौर पर यह कहकर एक कहीं अधिक व्यापक महत्व की ओर इशारा किया कि अगर उन्हें वह मिल जाता है जो मुझे लगता है कि उन्हें मिला है, तो यह केवल खजाना नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान को पूरी तरह से बदल देगा। इस कथन से ऐसी खोजों का संकेत मिलता है जो मानव विकास और क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ओक द्वीप का रहस्य अमेरिका के इतिहास में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। मूल रूप से
कोलंबस पूर्व यूरोपीय उपस्थिति की पुष्टि के लिए इतिहासकारों को स्थापित समय सीमाओं पर पुनर्विचार करना होगा। जैसा कि एक शोधकर्ता ने कहा, हमारे यहां इतिहास राजनीतिक होता है। यह संभावना है कि ओक द्वीप में उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान के प्रमाण मौजूद हों, जो कथित काल में मौजूद नहीं होने चाहिए थे। मणिपिट के जटिल निर्माण, विस्तृत बाढ़ सुरंगों और रक्षा तंत्रों को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि यह इतिहास में दर्ज जानकारी से परे तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है। मुख्य रूप से यह मानव तकनीकी प्रगति के बारे में प्रचलित धारणाओं को चुनौती देता है। और शायद इन सबके पीछे छिपा असली सवाल यही था। अगर वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि मणिपिट महज एक प्राकृतिक गड्ढा है, तो सदियों पहले इतनी उन्नत तकनीक विकसित करने का कौशल और कारण आखिर किसके पास था? यही एक रहस्य हर चर्चा में गूंजता रहा और लोगों को कहानी में और गहराई से खींचता चला गया। और यकीन मानिए, एक बार जब आप सुनेंगे कि दुनिया ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी, तो आप इसे अंत तक देखना चाहेंगे। इसके बाद जो कुछ हुआ, उससे जनता में व्यापक प्रतिक्रिया और इंटरनेट पर हलचल मच गई। जनता की प्रतिक्रिया और इंटरनेट पर हलचल। जो रोगन की चर्चा के बाद ओक आइलैंड का रहस्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल गया, जिससे ऑनलाइन समुदायों में प्रबल विश्वास और तीव्र संदेह दोनों उत्पन्न हो गए। रेडिट पर रोगन के एपिसोड के हर शब्द का विश्लेषण करने के लिए तुरंत समुदाय बन गए। एक सबरेडिट, जिसका नाम खुद को ओक आइलैंड डिकोडर्स कहता है, ने नक्शों, प्रतीकों और पुरानी खुदाई की तस्वीरों की बारीकी से तुलना करना शुरू कर दिया। साथ ही संशयवादी रेडिट उपयोगकर्ताओं ने जिज्ञासु नए लोगों को चेतावनी दी कि ऐसे वीडियो क्लिकबेट हैं और आपका समय पूरी तरह से बर्बाद करते हैं। खजाना मिलने के दावों वाली कई खबरें सालों से फैलती रहीं, जिनमें से अक्सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार की गई थीं और स्पष्ट रूप से झूठी थीं। टिकटॉक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस कभी न खत्म होने वाली खोज को लेकर हास्यप्रद सामग्री से भरे पड़े थे। एक वायरल मीम ने इस भावना को बखूबी व्यक्त किया। मैं पिछले 14 सालों से हर साल टीवी के सामने बैठकर #Curse of Oak Island देखता रहा हूं, यह जानते हुए कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। असल में रोगन की टिप्पणियां एक ऐसी गूंज में बदल गईं जहां खजाने की खोज प्रतीकात्मक हो गई। वे सोना नहीं खोद रहे, वे वर्जित सत्य की खोज कर रहे हैं। इसके विपरीत ओक आइलैंड के इर्द गिर्द साजिश के सिद्धांतों के पनपने के कारणों पर गंभीर बहस छिड़ गई। एक टिप्पणीकार ने बताया कि ओक आइलैंड साजिश सिद्धांतकारों के लिए एक आदर्श विषय है, क्योंकि यहां ठोस तथ्य बहुत कम हैं और विश्वसनीय स्रोत भी न के बराबर हैं। अंततः एक साधारण पॉडकास्ट बातचीत से शुरू हुई बात एक वैश्विक घटना में बदल गई, जहां जॉन जो रोगन, ओक आइलैंड और जॉन का छिपा हुआ सच शीर्ष ट्रेंड बन गए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी कंटेंट मिल सके। और भी रोमांचक कहानियों का आनंद लेने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले निम्नलिखित वीडियो पर क्लिक करें।